हाय एवरीवन, बायोमॉलिक्यूल्स देख रहे थे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, और उसमें से मोनोसेक्राइड्स डाइसेक्राइड्स को हम लोग पूरी तरह से डील कर चुके हैं। मोनोसेक्राइड में दो इम्पॉर्टेंट थे, ग्लूकोज फ्रुक्टोज। डाइसेक्राइड में तीन, सुक्रोज माल्टोज और लैक्टोज। अब इस चैप्टर का कार्बोहाइड्रेट का जो लास्ट बचा हुआ है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। पॉलीसेकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं इसके बारे में पीछे भी देख चुके हैं हम लोग, कि वैसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका हाइड्रोलाइसिस से बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट मिले। द कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स। लार्ज नंबर मीन्स ग्रेटर देन 10, और उसमें से 100, 200, 300 कुछ भी हो सकते हैं, तो ये पॉलीसेकेराइड कहलाएंगे। दो प्रकार के पॉलीसेकेराइड हम लोग देखे थे, एक होमो और दूसरा हेट्रो। होमो में क्या देखे थे हम लोग, कि यदि हाइड्रोलाइसिस से एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड मिले तो होमो पॉलीसेकेराइड, और एक से ज़्यादा प्रकार के मिले तो हेट्रो। होमो उसमें से इम्पॉर्टेंट है, उसी को पढ़ना है, जिसमें इम्पॉर्टेंट स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, एन्यूलिन। एन्यूलिन को डील नहीं करेंगे हम लोग, उसके बारे में नहीं पढ़ना है, तो बच जाता है स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजेन। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सो पॉलीसेकेराइड्स आर द कंडेंसेशन पॉलीमर्स in which a large number of monosaccharide units are held together by glycosidic linkages। नहीं, पॉलीमर्स एक प्रकार का कंडेंसेशन पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़े हों, और कंडेंसेशन मतलब जुड़ने के दरमियान कुछ मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हुआ हो। तो हम लोग देखते हैं ना कि जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है तो H2O मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है वहाँ से। तो इसलिए बोल रहे हैं कि पॉलीसेकेराइड कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं, जिसमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट एक दूसरे से जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। अब इसमें से बताएं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है होमोपॉलीसेकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्च को डील करेंगे, स्टार्च के बारे में पढ़ाएंगे। स्टार्च को हम लोग अमाइलम के नाम से भी जानते हैं। बोल रहा है कि वेजिटेबल किंगडम में पाया जाता है। वेजिटेबल किंगडम्स जैसे स्टेम्स, फ्रूट्स, रूट्स एंड सीड्स। कोई भी वेजिटेबल हो, यदि स्टेम के फॉर्म में तो उसमें स्टार्च है, फ्रूट्स के रूप में है, आलू वगैरह उसमें है, जड़ में भी होता है और सीड्स में भी पाया जाता है। तो मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च इन वेजिटेबल किंगडम्स। प्लांट में जो वेजिटेबल किंगडम्स आते हैं, चाहे वह वेजिटेबल आप स्टेम के रूप में लेते हो या फिर फ्रूट्स के रूप में लेते हो, और रूट्स के रूप में लेते हो, या सीड्स के रूप में लेते हो, तो इन सबों में जो सबसे वाइडली, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वह क्या होता है, स्टार्च होता है। जैसे आप सीड्स के रूप में क्या लेते हो, सीड्स के रूप में आप चावल भात खाते हो, गेहूँ सीड्स है वे सभी, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च है। और रूट्स के रूप में एक प्रकार से आलू समझ सकते हो, क्या ज़मीन के नीचे जो रहता है रूट्स, तो आलू तो रूट्स हो गया, तो उसमें स्टार्च है। फ्रूट्स फल के रूप में, तो फल के रूप में है, तो इसमें से आप कोई भी ले सकते हो। स्टीम्स के रूप में है, तो स्टीम्स में जैसे एक होता है जो बेसिकली लोग जंगल के तरफ जो होते हैं वे लोग खाते हैं, बांस का, बांस करील एक होता है, तो स्टीम हुआ, तो उसको भी लोग खाता है। उसी प्रकार से कई ऐसे खाने पीने वाले चीज़ हैं वेजिटेबल किंगडम से जो बिलोंग करते हैं,
उन सब में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वह क्या है, स्टार्च है। अब बोल रहा है कि स्टार्च काफ़ी कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहता है, कंसंट्रेटेड स्टार्च, और यह कंसंट्रेटेड स्टार्च पाया जाता है किसमें, व्हीट में, कॉर्न, बार्ली, राइस, पोटैटोज, इन सबों में काफ़ी कंसंट्रेटेड फॉर्म में जो है यह पाया जाता है। और इसलिए ये सभी जो है, चाहे गेहूं है उसका आप कुछ भी बना करके खाओ, कॉर्न है, मक्का वगैरह, बार्ली, जौ, चावल, आलू, ये सभी स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के रिचेस्ट सोर्स है। बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इनमें जो है पाया जाता है। बादाम, नट्स वगैरह भी है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हम लोग जानते हैं, 6CO2 + 6H2O, सनलाइट, साथ में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल या फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है जो पेड़ पौधे के ग्रीन पार्ट्स में होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो ये बनता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बाहर होता है 6O2। अच्छा, तो यह बनता है ग्लूकोज। पेड़ पौधे अपना भोजन जो तैयार करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, उसमें रिएक्शन यही इन्वॉल्व है। एटमॉस्फेयर से लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ग्राउंड से लिए वाटर, ये दोनों कंबाइन किए क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल में आप क्लोरोफिल फोटोसेंसिटाइजर होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और वही सनलाइट को प्रोवाइड करता है ये दोनों को, तो एनर्जी मिलता है, रिएक्शन आगे बढ़ता है। तो मिल करके ग्लूकोज बना और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलता है। मार्क को देखोगे, यहाँ ऑक्सीजन पे एस्टेरिस्क मार्क है, यहाँ भी है। इसका मतलब कि जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो किससे, H2O से। ऑक्सीजन यहाँ CO2 में भी है, H2O में भी है, लेकिन यहाँ जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है वो कौन सा रहता है, H2O वाला रहता है। तो यह जो ग्लूकोज बना, यही ग्लूकोज आपस में कंबाइन करके बना लेते हैं स्टार्च, और इसी स्टार्च को एज या फूड सोर्स स्टोर कर लेते हैं पेड़ पौधे। कहाँ स्टोर कर लेते हैं, अपने रूट्स में, जड़ में, या जड़ में नहीं, स्टोपार्ट सीड्स में ऐसा। तो पेड़ पौधे जो फोटोसिंथेसिस किए उससे तो डायरेक्टली बना ग्लूकोज, लेकिन यही ग्लूकोज पॉलीमराइज करते हैं, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो बनता है स्टार्च, और यह स्टार्च फूड सोर्स के रूप में स्टोर कर लिया जाता है पेड़ पौधे के द्वारा उसके सीड्स में। इसलिए इधर लिखे थे कि स्टार्च सीड्स में भी पाया जाता है ऐसा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज, तो वह ग्लूकोज किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है पेड़ पौधे के अंदर, तो वह ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं होता, स्टार्च के रूप में रहता है। और वही स्टार्च कहाँ स्टोर है, उसके सीड्स में, जो फर्दर इसके लिए फूड सोर्स का काम करता है। मतलब यह रिजर्व में है, जितना ज़रूरत होता है वो तो तुरंत वहाँ यूज कर ही लेता है, और भविष्य में यदि ज़रूरत पड़े भोजन की तो वह स्टोर है उसके सीड्स में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फाइनली स्टार्च से तो ग्लूकोज ही मिलना है ऐसे। वाइट एमॉर्फस सब्सटेंस है, कोई टेस्ट नहीं है, स्मेल नहीं है, वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होता है। पॉलीसेकेराइड के तो यही प्रॉपर्टीज होते हैं, वे सभी एमॉर्फस नेचर के होते हैं। तो स्टार्च एमॉर्फस हुआ, टेस्टलेस है, उसके बाद ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत ज़्यादा नहीं घुलता है। ऐसे कॉमन से प्रॉपर्टीज हैं इसके। अब यह जो स्टार्च है, इसका हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ग्लूकोज, अभी समझा है कि फोटोसिंथेसिस के दरमियान क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। यह ग्लूकोज पॉलीमराइज करते हैं स्टार्च में,
और यह स्टार्च स्टोर है उसके सीड्स में, तो फिर से इस स्टार्च को तोड़ोगे तो ग्लूकोज ही मिलेगा ना, लेकिन डायरेक्ट ग्लूकोज उसमें नहीं मिलता है। रिएक्शन को समझोगे। रिएक्शन को समझना है। स्टार्च C6H10O5 का होल N, दिस इज अ स्टार्च। जब इसको हीट करोगे तो यह बदलता है, पहले इसको N1 कर दो, डेक्स्ट्रीन में। स्टार्च का ही कंसंट्रेटेड फॉर्म हुआ, हीट करेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा इसका और यह एग्जिस्ट करेगा जिस फॉर्म में वो कहलाएगा डेक्स्ट्रीन। हालांकि दोनों में बहुत ज़्यादा क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है कि क्या अंतर है, लेकिन बेसिकली बोला जाता है कि N ग्रेटर देन होगा N1 से। मतलब स्टार्च में यह जो यूनिट होगा C6H10O5 वह ज़्यादा होगा डेक्स्ट्रीन की तुलना में। अब यह डेक्स्ट्रीन का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ ऐसे, तो यह बदलता है माल्टोज में, C12H22O11, दिस इज माल्टोज। और अगेन इस माल्टोज का जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो बन जाएगा ग्लूकोज, C6H12O6 का 2 मोल। पूरा बैलेंस्ड नहीं है, ये तभी बनेगा जब यहाँ आप 2 मोल लोगे वाटर, ऐसे करके रहेगा। लेकिन बात को समझना है कि स्टार्च को हीट किए तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ा, कंसंट्रेटेड फॉर्म आया जो कहलाया डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन का हाइड्रोलाइसिस हुआ तो माल्टोज, माल्टोज का फाइनल हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज। अब चूंकि स्टार्च का जो फाइनल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है, मतलब जो उसका मोनोसेकेराइड यूनिट है वह ग्लूकोज है। इसका मतलब हुआ कि स्टार्च किससे मिलके बना हुआ है, ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ है। या फिर इनडायरेक्टली बोल रहा है कि स्टार्च जो है C6H10O5 का होल N 2 मोल, इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे डायस्टेस एंजाइम के प्रेजेंस में तो माल्टोज ही मिलता है। ये माल्टोज में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, माल्टोज मिलेगा यहाँ से N मोल माल्टोज। और फिर से माल्टोज को तोड़ोगे इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेस तो क्या मिलता है, 2 मोल अल्फा D प्लस ग्लूकोज मिलता है। तो देखे ही हम लोग रिसेंटली ऐसा। तो यह रिएक्शन जिसमें स्टार्च का फाइनल हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट है ग्लूकोज, बतला रहा है कि स्टार्च किससे मिलके बना है, ग्लूकोज से। स्टार्च एक पॉलीमर हुआ किसका, ग्लूकोज का, पॉलीसेकेराइड हुआ, जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहेंगे किससे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। उसके बाद बोल रहा है कि यह नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, यही समझना है बात को। स्टार्च इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक। अब स्टार्च में बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ऐसे जुड़े हैं। अब ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं और बोल रहा है कि जो कॉम्बिनेशन है नॉन रिड्यूसिंग है, यह तभी पॉसिबल है जब ये दोनों ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व हो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में। तो ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन है कार्बन नंबर 1, तो सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के एनोमेरिक कार्बन आपस में इन्वॉल्व होंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, इसीलिए यह जो है नॉन रिड्यूसिंग नेचर का हुआ स्टार्च। समझ रहे हो बात को हम क्या बोल रहे हैं? सो कि चूंकि स्टार्च एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, कैसे पता चला? तो यह टॉलेंस रीजन को रिड्यूस नहीं करेगा, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेगा, बेनेडिक्ट को रिड्यूस नहीं करेगा, ऐसा ओसाजोन फॉर्मेशन जनरली नहीं करेगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि स्टार्च में जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हैं ऑल आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थ्रू दियर एनोमेरिक कार्बन। और ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन होता है कार्बन नंबर 1,
तो ये सारे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये दोनों आपस में कार्बन नंबर 1 से है, नहीं, ई कार्बन नंबर 1 से होता है, ओ फिर इसका कार्बन 4, तो इसका कार्बन 4 तो इधर जुड़ गया, तो फिर से इसका कार्बन 1 ओ फिर इसका कार्बन 4 ऐसे करके, तो एक ग्लूकोज का एक एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व होगा और दूसरा कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व होगा, ऐसा। बाकी स्ट्रक्चर से तो हम लोग देखेंगे ही। अब बोल रहा है कि स्टार्च एक सिंगल यूनिट नहीं है, बल्कि स्टार्च एक मिक्सचर है। स्टार्च एक मिक्सचर है दो अलग अलग ग्लूकोज पॉलीमर्स का, जिसको अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के नाम से हम लोग जानते हैं। स्टार्च इज a combination of two homopolymers of glucose which are amylose and amylopectin. तो क्या बोले, स्टार्च बना है फाइनली ग्लूकोज से, लेकिन ग्लूकोज का जो अरेंजमेंट है उस आधार पे यह दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। इन दोनों में अंतर है ग्लूकोज यूनिट का अरेंजमेंट में। एक में ग्लूकोज लीनियर चेन में होता है और दूसरे में ब्रांच्ड चेन में होता है। बस ग्लूकोज लीनियर चेन में है तो वह अमाइलोज कहलाएगा, और ग्लूकोज ब्रांच्ड में है तो वह अमाइलोपेक्टिन कहलाएगा। यही अंतर है। तो इन दोनों को सेपरेटली डील करेंगे हम लोग, पहले अमाइलोज, उसके बाद फिर अमाइलोपेक्टिन के बारे में। तो एट फर्स्ट अमाइलोज बोल रहा है कि यह तकरीबन 10 से 20% ऑफ टोटल वेट ऑफ स्टार्च, टोटल वेट ऑफ स्टार्च, स्टार्च का टोटल वेट का लगभग 10 से 20% उसमें क्या रहता है, अमाइलोज। स्टार्च के टोटल वेट का 10 से 20% उसमें क्या है, अमाइलोज है। यह वाटर इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, वाटर इनसॉल्युबल पार्ट, मतलब अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में अमाइलोज ही है जो वाटर में घुलता नहीं है। बना है कंपोज्ड ऑफ अनब्रांच्ड चेन, मतलब लीनियर चेन, कंपोज्ड ऑफ अनब्रांच्ड चेन ऑफ अल्फा डी glucose units connected together by alpha 1,4 glycosidic linkage, alpha 1,4 glycosidic linkage। बोल रहा है कि कितने ग्लूकोज होंगे, नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन 100 से लेकर के बोल रहा है 3000 तक, इतने ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़े रहते हैं अमाइलोज में। तो मॉलिक्यूलर मास भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा होगा, 10,000 यूनिट से लेकर के तकरीबन 5 लाख यूनिट तक, ऐसा। तो अमाइलोज जो कि स्टार्च का टोटल वेट का 10 से 20% हिस्सेदारी रखता है, बना है अल्फा डी ग्लूकोज से, और सारे अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स जो जुड़े होंगे वे लीनियर चेन में होंगे, कोई ब्रांच में नहीं होगा। और ये अल्फा डी ग्लूकोज जो जुड़ेगा वह 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, माने एक का फर्स्ट कार्बन है तो दूसरे का फोर्थ कार्बन, फिर फर्स्ट कार्बन फोर्थ कार्बन, इस प्रकार से जुड़े हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, बोला 100 से तकरीबन 3000 तक, तो मॉलिक्यूलर मास भी जाहिर सी बात है काफ़ी हाई हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, आसान है, बस अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है।
समझोगे। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है सबसे पहले। OH अल्फा रहेगा तो OH नीचे हो जाएगा, फिर H OH OH H, फिर H OH और यहाँ हो जाना है CH2 और ऊपर में CH2OH और यहाँ H। दिस इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। तो ऐसे ऐसे तो बहुत सारे यूनिट जुड़े रहेंगे ना, तो बनाते हैं, 2 और बना दें। ऐसे सब में अल्फा है, HOH, फिर HOH OH H, फिर यहाँ HOH, फिर CH2OH और H। एक और बना लेते हैं, O H OH, फिर यहाँ H OH OH H, फिर यहाँ H OH CH2OH H। सारे वही हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ऑल आर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ऐसा बस कार्बन 1 और कार्बन 4 को ध्यान में रखना है, वहीं से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन 1 और 4, एक का कार्बन 1 एक का कार्बन नंबर 4 से मिल करके H2O बाहर, यहाँ भी H2O बाहर। उसी प्रकार से बहुत सारे यूनिट होते हैं ना, क्या देखिए 100 से 3000 यूनिट जुड़े रहते हैं। तो आगे जब होगा तो फिर इसका जाएगा ये वाला पार्ट, ऐसे निकलेगा। तो यहाँ से अब H2O को हटा दो, तो जब यहाँ से आप H2O हटा दोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे। यहाँ भी वैसे ही हो जाना है। ऐसा वैसे आ गया, भी तो हटेगा, तो यहाँ भी आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, ओ ये जा करके जुड़ेगा उधर। उसी प्रकार से यहाँ भी देखो ऐसे जुड़ेगा। अब देखो इतने सारे 3 यूनिट तो यहाँ ग्लूकोज का बनाया गया है, तीनों में से क्या किसी का एनोमेरिक कार्बन फ्री है? तीनों में से किसी का एनोमेरिक कार्बन फ्री है? देखो इसका एनोमेरिक कार्बन कार्बन नंबर 1 होता है ना, तो यह एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व्ड है, इसका भी इन्वॉल्व्ड है, इसका भी इन्वॉल्व्ड है, इधर आगे बढ़ेगा। तो चूंकि जितने भी अल्फा डी ग्लूकोज जुड़े हैं स्टार्च का अमाइलोज में, उन सब में प्रत्येक ग्लूकोज यूनिट का एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व्ड है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में। और कई बार बताया जा चुका है कि यदि एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में है तो डेफिनेटली वह नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, तो वह नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। इतना सब बात ध्यान में रखना है। इसीलिए यह जो स्टार्च है वह नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है, शुगर तो इसको नहीं बोला जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है। और चूंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़े रहेंगे, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़े रहेंगे, तो इसी को हम लोग क्या कर देते हैं कि ऐसा ऐसा यहाँ होल एन, ऐसा बहुत सारा यूनिट रहेगा, रिपीटेशन होते ही रहेगा सेम। तो दिस इज अमाइलोज, यह अमाइलोज का स्ट्रक्चर है। ऐसे कुछ नहीं करना है, बस बहुत सारे ग्लूकोज को आपस में कनेक्ट करना है, सभी अल्फा फॉर्म के होंगे, सब में 1,4 लिंकेज होगा, बस लीनियर चेन बनेगा, कहीं कोई ब्रांच वगैरह का इसमें झंझट नहीं है। अमाइलोपेक्टिन में ब्रांच होता है जो आगे हम लोग देखेंगे। तो यह हावर्थ हुआ, फिशर से दिखाना काफ़ी मुश्किल है, हावर्थ से हम लोग दिखा दिए। एक इसी को थोड़ा हम लोग चाहें तो चेयर कन्फॉर्मेशन से दिखा सकते हैं।
तो ज़रा चेयर कन्फॉर्मेशन की बात कर लें कि चेयर कन्फॉर्मेशन से दिखाएंगे तब कैसे। तो सब में अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बनाते जाना है। अल्फा बनाना है मतलब वो OH ऐसे नीचे होगा, फिर यहाँ भी नीचे, ये लेफ्ट होता है ऊपर, फिर नीचे यहाँ CH2OH, ऐसे बहुत सारा बनाना है। H, फिर OH, OH नीचे, यहाँ ऊपर, फिर नीचे, और यहाँ CH2OH, केवल OH लिखना है। उसी प्रकार से एक और दिखा देते हैं। ऐसा ये सभी चेयर कन्फॉर्मेशन के हैं। तो नंबरिंग करोगे कार्बन की, तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी है कार्बन। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी है 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी है। सब जगह से H2O निकलेगा 1 4 से, वैसे इसका भी निकल जाएगा और इसका भी 4 से ही निकल जाएगा यहाँ से। तो ये निकल जाएगा तो फिर अभी ऐसे जुड़ेगा इधर, वैसे यहाँ अब डायरेक्ट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगा ऐसे, यहाँ भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगा इस प्रकार से, और ये भी आगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगा। अब यही वाला यूनिट टोटल n बार होगा, हो गया अमाइलोज। अमाइलोज तो स्ट्रक्चर प्रैक्टिस रहेगा तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर बार नया हो जा रहा है। पीछे जो हम लोग पढ़े मेन तो वही है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर को यदि आप समझ चुके हो अच्छे से, सारे कन्फॉर्मेशन को, चाहे ओपेन चेन हो, चाहे उससे फिशर बना हो रिंग वाला, उसके बाद फिशर से हावर्थ बना हो, हावर्थ से चेयर बना हो, एक मिल्स भी बताए थे। तो मिल्स तो बहुत कॉमन नहीं है, चेयर और हावर्थ और फिशर ये तीनों कॉमनली यूज होते हैं। तो वह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का ही अच्छे से आप समझ लो ना। बाकी में तो बस वही कार्बन को जोड़ना है, कार्बन 1 तो 2 किसी का 4 जोड़ना है, ऐसे करके काम करना है। और फिर जितना रिवीजन रहेगा वो ध्यान में बना हुआ रहेगा। तो यह है अमाइलोज, जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े हैं, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में जो इन्वॉल्व है कार्बन व C1 C4। ओवरऑल प्रत्येक ग्लूकोज यूनिट का एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व है, किसी का एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है, इसलिए यह नॉन रिड्यूसिंग नेचर का होगा। तो इस तरह से अमाइलोज को हम लोग देख लिए। एक अमाइलोपेक्टिन है जिसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसके बाद फिर बचेगा सेलुलोज और ग्लाइकोजेन। मतलब मोस्टली 2 से 3 लेक्चर और होंगे तो यह कार्बोहाइड्रेट चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।